हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में आखिर कितना कार्य करना पड़ता है। अभी तक हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, साथ ही साथ समपृष्ठ विभव, बहुत सारी सम विभव पृष्ठ, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि पिछले वीडियो अगर देखना हो तो हम कहां से देखेंगे। वो वीडियो आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दी गई है, जाके आप लोग सारे चैप्टर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जो कि मैंने लाल रंग से यहाँ पर रेखाएं बना रखी है बच्चों, जो कि हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और सभी को ये पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसका एक सिरा ऋणात्मक तथा दूसरा सिरा हमारा धनात्मक होता है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है ना, वो बच्चों माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और वो वैद्युत क्षेत्र में इस तरीके से रखा है कि थीटा कोण बन रहा है बच्चों। इस वैद्युत द्विध्रुव के ए और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है, मतलब माइनस और प्लस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी है, वो कितनी है? 2l है। अब ये 2l क्यों होती है? क्योंकि बच्चों हम लोगों को इसमें बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा निगमन करने होते हैं और वो फेल ना हो जाए, इसलिए हम लोग इनके बीच की दूरी को हमेशा 2l लेकर ही सारे के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हम लोगों ने। तो बच्चों, मैंने माना कि ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है? जैसे बच्चों इधर से इधर की ओर। अब बच्चों ये जब वैद्युत द्विध्रुव इसमें घूमेगा तो इसमें जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? इस तरफ की ओर, इस तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हम नीचे की ओर लेकर आएंगे तो इसमें बल जो है वो इस तरफ लगेगा। इसका मतलब E और F इन दोनों की दिशाएं आपस में क्या है? विपरीत है। अब हम देखते हैं कि आखिर मैंने बोर्ड पे लिखा क्या है। बच्चों, यहाँ लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका द्विध्रुवाघूर्ण P है। यह चित्रानुसार थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसका बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या है बच्चों? PE साइन थीटा है। ये टाउ बराबर PE साइन थीटा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। इस द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा से आगे घुमाया जाता है। मतलब इसको हम हल्का सा घुमाने का प्रयास करते हैं, नीचे झुकाने का प्रयास करते हैं या फिर ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जब हम इसको झुकाएंगे या फिर धीरे से उठाएंगे थीटा कोण से, तो मेरे प्यारे बच्चों इस द्विध्रुव को झुकाने में या ऊपर उठाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य कितना होगा उससे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा है मैंने कि बाह्य स्रोत द्वारा द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। तो हमको जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा? dw, जो सूक्ष्म कार्य आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चों क्या? dw, और उसके बाद ये क्या है? बल युग्म आघूर्ण। तो ये बल युग्म आघूर्ण है, तो एक प्रकार का ये बल है, ये कार्य है, और यहाँ पर विस्थापन दिया हुआ है। इसका मतलब dw बराबर टाउ, इसका मतलब PE साइन थीटा, और हम इसको गुणा करेंगे इस विस्थापन से, और ये हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से आया है। ठीक है, मैं इतना डीप में आप लोगों को बताता हूं, शायद ही कोई आपको बताने वाला मिलेगा ऐसा। अब हमने देखा कि भाई इसको हमने अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन था d थीटा। अब हम ये माने कि नहीं, ये d थीटा नहीं है और ये हमारा इस तरीके से द्विध्रुव रखा है और ये मेरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब हमने ये माना कि इसके बीच का जो कोण है वो d थीटा ना होके कितना है? थीटा है बच्चों। अब ये जो बच्चों मैंने माना कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा बन रही है वैद्युत क्षेत्र वाली या फिर जो भी रखी हुई है रेखा, ये θ1 कोण है। इसका मतलब है कि ये रेखा वैद्युत क्षेत्र की, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये रेखा ऐसी है जो वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रही है बच्चों? θ1 कोण बना रही है।
और जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये मैंने माना कि ये थीटा 2 कोण बना रहा है। अब आप सोचोगे कि सर इसको करने की जरूरत क्यों हुई, मैं आपको बताता हूं। बच्चों मान लीजिए कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब उसके बाद अब ये वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन अभी ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, क्या कौन रखा हुआ है हमारा, ये हमारा द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। मेरे पास दूसरे पेन है, मैं पेन उठा के बताता हूँ। मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है, अभी आपका इस तरीके से रखा हुआ है, क्या ये इस तरीके से आपका द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र ये है। अब आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा उठाएंगे, तो जब इसको आप थोड़ा सा उठाएंगे तो आपका जो ये द्विध्रुव है ना, ये द्विध्रुव अभी यहाँ था, अब आके यहाँ पहुँच चुका है। इसका मतलब ये इसकी प्रथम स्थिति, ये इसकी द्वितीय स्थिति है, इसलिए मैं बार बार रेखा की बात कर रहा था, समझ गए। ये इसकी प्रथम स्थिति है और ये इसकी द्वितीय स्थिति है। इसका मतलब ये पहले θ1 कोण बना रहा था, अब उसके बाद ये θ2 कोण बना रहा है, और बीच का जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है, थीटा है। समझ में आई इतनी बात। तो हम लोग ये निकाल चुके हैं कि सूक्ष्म हमारा कार्य इतना होगा। देखो मैं इसीलिए बहुत आराम से बताता हूं। अब हम यहां लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को, बच्चों वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण, θ2 कोण, आज मेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही फिसल रही है। तो वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ये हम लोग अभी निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जब हम लोगों को इसके लिमिट दे दी गई है कि भाई ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, सूक्ष्म कार्य हमें दिया है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कैसे होता है देखना बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि ये देखिए dw कार्य है, ठीक है, पहले कार्य 0 है, बाद में w है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित समाकलन नहीं करना है हमें। फिर उसके बाद ये देखिए हम इसका समाकलन करेंगे, तो PE साइन थीटा और उसके बाद d थीटा। ये आई होप बच्चों इतना तो समझ में आया हो। अब सभी को पता है कि d और थीटा है, इसका मतलब थीटा वाला पद बचेगा, बाकी सारे के सारे हमारे कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब PE हम लोग बाहर ले लेंगे, लेकिन लोअर लिमिट हमें θ1 दी गई है और अपर लिमिट हमें θ2 दी गई है। तो PE को हम बाहर ले लेंगे, और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम PE को बाहर लेंगे, पहले देख लें कि PE दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ दिख रहा है ना, ये PE थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, रुक जाओ। PE को हम लोग बाहर लेंगे, और जैसे ही इस PE को हम लोग बाहर लेंगे, फिर मेरे पास बचेगा क्या, अंदर बचेगा साइन थीटा और डी थीटा। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ताकि दोबारा मैं इसको जब आप लोग लिखें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो W आएगा, और उसके बाद इसमें PE को हम बाहर ले लेंगे, और इसका समाकलन कर दिए साइन थीटा का, और साइन थीटा का समाकलन आता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। और उसके बाद फिर ये θ1 और θ2 हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास x लिखा हो और इस तरीके से लिखा हो 2 और 5, तो पहले हम x की जगह पे 5 रखेंगे, फिर x की जगह पे 2 रखेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी किया जाएगा, पहले थीटा को हटाएंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग θ1। अब आप सोचोगे सर थीटा को ही क्यों हटाओगे, क्या हम पूरा का पूरा कॉस थीटा नहीं हटा सकते? मन में सवाल होगा ना, क्योंकि वहाँ तो आपने पूरा x हटा दिया। बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमने जो समाकलन किया था ना, वो किसका किया था, साइन थीटा का। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ डी थीटा लिखा हुआ था, तो मतलब थीटा के सापेक्ष किया था। तो यहाँ पर भी थीटा को ही रिप्लेस करेंगे और किसी को नहीं। समझ में आई बात? तो इसका ये मतलब है कि ये लिमिट हमारी थीटा की है। अभी हमने लिखा PE, और ये माइनस हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे सामने, लेकिन हमने इसको माइनस लगाया, और हमने इस थीटा की जगह पे पहले रखा cos θ2, फिर माइनस, और उसके बाद फिर cos θ1, और फिर से, और उसके बाद ये हमारा खत्म। अब यहाँ से आएगा हमारे पास PE, ब्रैकेट को खोल देंगे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे
ये माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा 1 पहले हो जाएगा और कॉस थीटा 2 हम बाद में कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इतना तो समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से बताया है, ठीक है, कि किया गया कार्य हमारा आएगा पीई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब आप इसको बंद कर लेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाएंगे तो क्या होगा। ध्यान से सुनना। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लीजिए कि अभी जो हमने ऐसे बनाया था वो वास्तव में ऐसे था, ऐसे मतलब वो सीधा लाइन नहीं था, तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा इसको उठा लेना तिरछा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाना है, इसका ये मतलब है कि जो थीटा 1 कोण बनेगा वो 0 होगा और थीटा 2 कोण जो बनेगा उसको हमने थीटा मान लिया, क्योंकि बच्चों इन दोनों का अंतर ही तो ये लिखा हुआ है। समझ में आई बात। तो हमने लिखा कि यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाया जाए तब थीटा 1 का मान 0 डिग्री होगा तथा थीटा 2 का मान बच्चों 0 डिग्री नहीं होगा, इस बार थीटा होगा, है ना, ये हमारा थीटा हो जाएगा। अतः क्या होगा जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा W बराबर PE कॉस और थीटा 1 की जगह पे हम 0 रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ हम लोग 0 रखेंगे, तो ये हमारा आएगा 0 डिग्री और उसके बाद ये आएगा हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये चीज़ मैंने सोच ली है कि इस बार बहुत आराम से पढ़ाना है। कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो ये PE आएगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और कॉस थीटा ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया ना कि ये आखिर क्यों आया है यहाँ पर। उम्मीद आई समझ में। उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट केस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट केस करते हैं। इंपॉर्टेंट केस कौन से बच्चों, अब मैं बार बार इस थीटा की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके देखूंगा और देखूंगा कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम अभी बना रहने दीजिए। ठीक है, अभी देखना बच्चों। हम देखते हैं कि केस नंबर 1, हम यहाँ पर 2 केस देखेंगे और एक हमारा होगा केस नंबर 1। मैंने ये तो कर लिया कि इसको जब झुका के बिल्कुल नीचे लाएंगे तो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक, ये तो मैंने देख लिया। अब बच्चों जरा चीज़ देखना, मैंने बोला कि यदि ये थीटा का वैल्यू 90 हो, इसका ये मतलब है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, केस नंबर 1 लिखेंगे यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, मतलब जो क्षेत्र की ये दिशा है ना, इससे क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर घुमाया जाए, तब जो थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब ये लिखा होता कि ये द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, समझिएगा बात को, और उसके बाद 90 घुमाया जाता है, तब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि W बराबर PE cos थीटा 1 cos थीटा 2। फिर थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री लिखते हैं और थीटा 2 की वैल्यू को हम लोग जितना हम 90 डिग्री और घुमा देते ना, तो वो जितना वैल्यू हो जाता उतना लिखते। समझ में आया। इसका मतलब है फिर हम वहाँ पे वैल्यू रखते 90 और उसमें 30 और ऐड करते 120 लिखते। समझ में आया इतना। अब इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम इसमें आंसर अपना पुट करेंगे वैल्यू। तो W बराबर 1 माइनस W बराबर PE
उसके बाद 1 माइनस कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो PE यहाँ से 1 माइनस 0, तो W बराबर इस बार आंसर क्या आने वाला है, PE आने वाला है। समझ में आई बात, इसका PE आने वाला है। क्लियर हुआ इतना। ये मैक्सिमम कार्य होगा जब आप इसको घुमा के इधर लेके आओगे तब, या नहीं होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। केस नंबर 2 चेक करेंगे अभी होता है कि नहीं होता है। ठीक, नहीं होगा, अभी और कुछ आंसर आने वाला है। देखो, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाया जाए। बच्चों, अगर क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाएंगे, इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ले आएंगे इसको, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ले आएंगे बच्चों। तो ऐसे ले आएंगे तो क्या होगा, देखो इधर से दिखाते हैं। ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे, कोण कितने का बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाएंगे तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। और आपको बता दूं, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। कितना होता है बच्चों, वो -1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि W बराबर PE और उसके बाद 1 माइनस फिर -1, और यहाँ से हमारा आंसर जो आएगा वो 2E आएगा। इसका मतलब W बराबर 2E आने वाला है ना, सॉरी 2PE। ये हमारा मैक्सिमम कार्य होने वाला है, क्योंकि इससे जो -1 है ना, अगर 1 भी आता तो कार्य फिर करना ही नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि वो 0 होता है। तो कॉस थीटा में ये -1 अगर यहाँ आएगा तो मैक्सिमम कार्य हमको करना पड़ेगा, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, और दूसरे टॉपिक का नेम है वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। किसकी ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। लेकिन उससे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करेंगे कि भाई वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर भैया लेके आया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आखिर कितनी होगी। इसका यह मतलब है कि भाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अपने आप तो आया नहीं होगा, कहीं से लाया गया होगा। तो बच्चों ये अनंत से, ऐसा माना गया कि ये अनंत से आ रहा है। तो हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बात, कि भाई हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य है। तो अब जो कार्य करना पड़ेगा वही तो ऊर्जा होगी। इसका यह मतलब हुआ कि भाई अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अनंत से एक द्विध्रुव लाके रख दिया तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब कैसे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कुछ बनाया गया है। ये जो रेखा बनी है, वरना आप रेखा में कंफ्यूजन में हो जाओगे, है ना। तो ये रेखा और ये रेखा वैद्युत क्षेत्र की रेखा है। ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये -q आवेश है, या +q आवेश है। ये +q आवेश के कारण एक बल लग रहा है जो उस तरफ लग रहा है, -q के कारण आवेश इस तरफ, बल इस तरफ लग रहा है। तो इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि ये जो बल लग रहा है -q के कारण जो बल लगेगा, है ना, जो -q के कारण बल लगेगा वो F बराबर क्या होगा, -QE होगा। ठीक, और उसके बाद जो +q के कारण लगेगा, ये बात याद, कहाँ से बता रहा हूँ मैं, पीछे सब पढ़ा चुका हूँ। इसके कारण जो लगेगा वो लगेगा F बराबर +q के कारण F बराबर +QE। तो ये माइनस लगेगा, ये +QE लगेगा। समझ में आई बात। तो हम इसको उठाकर ला रहे हैं अनंत से, और उस पर कार्य करना पड़ रहा है जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसके बाद ये चित्र बना लेना है।
इसके बाद लिखना क्या है, लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसे अनंत से एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लेकर आया जाता है। कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। माइनस Q के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल माइनस QE, प्लस Q के कारण जो लगने वाला बल वो प्लस QE होगा। ऐसा लिखना है आपको, प्लस QE होगा। इतना लिख लिया आपने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं। कहां से, अनंत से लेकर आते हैं। उसके बाद माइनस क्यू के कारण एक बल कार्य करेगा, ठीक है, जो क्या होगा माइनस QE, और प्लस Q के कारण जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, प्लस QE। इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये हम लोगों ने बल तो निकाल लिया है। अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे कि अतः वैद्युत क्षेत्र को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो हम लोग लिखेंगे अतः वैद्युत क्षेत्र को अनंत से, अतः वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य। हम लेके आ रहे हैं और कितना कार्य करना पड़ रहा है, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बच्चों, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब अनंत से जब हम इसको लेके आ रहे हैं द्विध्रुव को, तो ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। हम इसका ये मानेंगे कि इस प्लस Q को यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, दूरी कितनी हो गई 2L। समझ में बात, तो हम लोग लिखेंगे कार्य W हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आवेश माइनस Q पर लगने वाला बल, क्योंकि हम अनंत नहीं मान सकते हैं ना, हमने ये माना कि भाई द्विध्रुव को लेके आ गए, अब इसके और इसके ऊपर हम ये टोटल बल निकाल लेंगे। तो ये मानेंगे कि इस प्लस Q को यहां लेकर आते हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो W बराबर आवेश माइनस Q पर लगने वाला बल और गुणे जितनी ज़्यादा हम दूरी, मतलब वो विस्थापन हो जाएगा। तो इस पर कितना बल लगता है, माइनस QE, दूरी कितनी है 2L, और ये क्या हो गया बच्चों W। अब हमने लिखा कि W बराबर 2QL और उसके बाद माइनस का E हो जाएगा। अब आपने पहले वाले अपने लेक्चर में देखा था कि P बराबर होता है 2QL। P बराबर क्या होता है 2QL। ये P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो हमने लिखा कि ये मेरा क्या हो जाएगा P और ये E है ही, और ये W, इसका मतलब ये हमारा क्या आया है, कार्य आया है। अब हमने यहाँ लिखा था कि द्विध्रुव को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो द्विध्रुव आया है बच्चों, इसको लाने में जो कार्य करना पड़ा है ना, ये W बराबर माइनस PE, यही क्या होगी, यही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम लिखेंगे कि यह कार्य, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो पीछे करके ले लेना बच्चों, लिखेंगे कि यह कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, संचित हो जाता है। देखो मैं बहुत शॉर्ट में भी नहीं चल रहा हूं और बहुत ज्यादा भी थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूं। यही कार्य संचित हो जाता है ऊर्जा के रूप में, जिसको हमने मान लिया कि भैया ये U0 ऊर्जा है, ठीक है। यह कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, हमने मान लिया कि हमारी U2 है, U0 है, और जिसका वैल्यू है बच्चों माइनस PE। ये तो समझ में आ गया, आया ना। अब मान लो कि यह द्विध्रुव की कौन सी अवस्था है, संतुलित अवस्था है, परंतु यह द्विध्रुव की संतुलित अवस्था है। भाई द्विध्रुव लेके आया गया है तो जरूरी है कि द्विध्रुव ऐसे ही रखा हो कि क्षेत्र की दिशा इधर हो, द्विध्रुव इतना सीधा है कि आके ऐसे ही बैठ गया, ये कोई
जरूरी थोड़ी है ना, तो हो सकता है द्विध्रुव को घुमा दिया गया हो, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है, चांस है ना। तो हमने लिखा यह द्विध्रुव की संतुलित अवस्था है, यह द्विध्रुव की संतुलित अवस्था है, अतः जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाया जाएगा, तब किया गया कार्य W बराबर, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था कि अगर उसको हम घुमाते हैं क्षेत्र की दिशा में, तो जो W बराबर हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। और ये जो PE है यही मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, ये मैंने U0 लिखा था ना, इसको U1 कर लो, ठीक, यही मेरा क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो गया मेरा क्या, PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम देखेंगे कि अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, मैं ऊर्जा लिख देता हूं, आप ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो स्थितिज लिख लेना। अतः कुल ऊर्जा क्या होगा, U बराबर U1 प्लस U2। यार मेरा हाथ बहुत फिसल रहा है आज। U बराबर बच्चों U1 प्लस U2। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, U1 को U2 के साथ जोड़ देंगे। देखो एक बात बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं, इसलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ईमानदारी के साथ मैं वीडियो दे रहा हूं उतनी ही ईमानदारी के साथ जब मैं एक वीडियो आधा घंटे का बनाने के लिए 1.5 घंटे का समय बर्बाद कर सकता हूं, क्योंकि लिखना पड़ता है, फिर 1.5 नहीं बहुत ज़्यादा लगता है टाइम, पहले लिखेंगे फिर रिकॉर्ड करेंगे। इन केस रिकॉर्डिंग में कभी कभी होता है कि वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, दोबारा करना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, थंबनेल बनानी पड़ती है, उसमें टैग वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि वो दूर तक के बच्चों के पास पहुंच सके। फिर उसके बाद ये देखना पड़ता है कि उसका टाइटल कैसा है, थंबनेल, टाइटल, एडिटिंग। तो एक वीडियो को बनाने में सिर्फ कहते हैं अरे आधे घंटे का ही तो वीडियो बनाना है, आधे घंटे का वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है शायद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। वीडियो को रिकॉर्ड करना, भाई शिवम सर पढ़ा रहे हैं तो वही रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, टेलीग्राम पे नोट्स देना, कौन करता है, और कोई नहीं है। एक शिवम सर, हजारों बच्चे, अब तो लाखों हो गए। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू है माइनस PE प्लस इसका वैल्यू है PE और 1 माइनस कॉस थीटा। एक बात बताना, इन दोनों में से अगर हम PE कॉमन ले ले तो क्या काम चल सकता है? बिल्कुल चलेगा। PE कॉमन ले लेते हैं या फिर हम PE का गुणा कर लेते हैं। चलो PE कॉमन मत लो, PE कॉमन लेंगे मज़ा नहीं आएगा। अभी देखना क्या होगा, PE प्लस इसको PE से गुणा कर देते हैं। भाई ये गया तो U बराबर क्या आ गया, PE कॉस थीटा। ये मेरा क्या आया है, मेन फॉर्मूला आया है कि U बराबर क्या आ गया बच्चों, PE कॉस थीटा। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ गलत कर दिया? हाँ, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का होगा। गुड, इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब बच्चों देखो, हम इसके कुछ केस देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके। अब हम इसके केस देखेंगे। अब हम पहले ये केस देखेंगे कि जो कॉस थीटा आया है वैद्युत क्षेत्र को कैसे घुमाते हैं, है ना। यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो केस नंबर 1, यदि द्विध्रुव
मतलब लेके आए हैं, अब कैसे रखा है पता नहीं, है ना। यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, मतलब वो भाई संतुलन वाली अवस्था में की बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाके रखा है, तब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। और ऐसे केस में जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी, तब हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस पीई और कॉस 0 डिग्री, और जिसका वैल्यू 1 होता है, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का पीई और उसके बाद कॉस 0 का वैल्यू 1। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, दूसरा केस, केस नंबर 2। अब हम इसको लेके आए हैं और लाने के बाद हमने द्विध्रुव को ऐसे रख दिया है स्टैंडिंग पोजीशन में, सीधा सीधा लंबवत। तो यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। अब बच्चों जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना होगा 90, तो u का जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 ही होता है, तो ये 90 आएगा। ठीक, अब अगर द्विध्रुव को हम घुमा दें 180 डिग्री, केस नंबर 3, यदि द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तब थीटा बराबर 180 डिग्री। इस केस में जो स्थितिज ऊर्जा होगी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? देखो, u बराबर माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, और बच्चों कॉस 180 का वैल्यू -1, तो u बराबर आएगा ये। तो मुझे बताना कि क्या आप लोगों को इतना जो मैंने आज बताया है, क्या आप लोगों को समझ में आया है? नहीं समझ में आया क्या? दोबारा देखना एक बार वीडियो, और फिर ना आए समझ में तो कहना, क्योंकि चीज़ें एक बार में कहाँ क्लियर होती। अगर एक बार पढ़ाई करने से आप इंटेलिजेंट हो जाते तो ये फिर बार बार रटना क्यों पड़ता? भाई एक बार आप पढ़ लेते, 12th की पढ़ाई अच्छे से, 11th अच्छे से पढ़ लेते और नीट क्रैक हो जाता। क्या ज़रूरत थी कोचिंग ट्यूशन करने की? तो एक बार में तो किसी को क्लियर नहीं होता। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करते हैं ना, नीट जी, इन सब के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, भाई एक बार थोड़ी पढ़ते हैं। उनसे पूछो कि एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ते हैं। तो जब वो बड़ा सा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इतनी बार पढ़ते हैं, तो आप क्या बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्या आप 2 बार नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो ना? हाँ, पढ़ सकते हो। तो ये मैंने आज टॉपिक कवर कर दिया है। अब मैं बता दूं, मैंने बोला था ना कि वैद्युत विभव और धारिता, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला पार्ट विभव और दूसरा पार्ट धारिता। मैंने विभव के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, भाई इंपॉर्टेंट नहीं, सब टॉपिक जितना एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक कुछ नहीं छोड़ा। 6 वीडियो में मैंने पूरा विभव कंप्लीट कर लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही 6 वीडियो और लगेगा, धारिता भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में हम पहले विभव के कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी वाले, बार बार पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्नों को कर लेते, क्योंकि भाई उनकी तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर ले जाओ, तो एक बात यहाँ बिठा के रखना, न्यूमेरिकल अच्छा तभी कर पाओगे जब आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होगा, एक एक चीज़ पता होगी। नहीं तो आप कहते फिरोगे अपने टीचर से, सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते। ये बात सच है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चों कभी कर नहीं पाओगे। वो बच्चे जो कहेंगे अरे वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति, जब भाई ये फॉर्मूला होता है, कहा गया ये फॉर्मूला होता है,
ये फॉर्मूला आया कैसे? सोचो, नहीं पता। अगर ये नहीं पता है तो भाई कैसे कर पाओगे आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल? क्योंकि वो तो आप तभी कर पाओगे जब आपको बीच का कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे मैंने अभी एक पहला निगमन करवाया था, वहां पे मैंने बोला कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र में, वहां पे बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था ना, जहां cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हुआ था, फिर थीटा 1 को 0 लिया था, थीटा 2 को थीटा लिया था, हुआ था ना। वो अगर नहीं पता है तो सोचो क्या न्यूमेरिकल कर पाओगे? नहीं, कैसे कर पाओगे? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति को अच्छी स्थिति क्यों कहा जाता है? अगर इसका मतलब नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं कह रहा हूं, एग्जाम आने वाले हैं या दूर हैं या पास है, कहीं पर भी हैं, जब तक ये नहीं क्लियर तब तक न्यूमेरिकल पे मत कूदो। वहां तभी कूदना जब टांगे मजबूत हो। ये टांगे तभी मजबूत होंगी जब ये कॉन्सेप्ट आप मजबूत करोगे, तब ये टांगे टूटेंगी, उनका इलाज नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक? थोड़े कड़वे शब्द थे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं जाते जाते कि अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ अपना जो सिलेबस है उसको जल्दी से कवर कर लें। 2 चैप्टर मैंने लगभग कवर ही कर दिया है, मैंने इसको भी कवर ही मान लो, क्योंकि अभी ये लगभग आने वाले 4-5 दिन में कवर हो जाएगा। डेट क्यों मैं मेंशन करूं? क्योंकि हो सकता है वीडियो बाद में बच्चे पेपर के टाइम में देख रहे हो, तो इस वजह से डेट मेंशन नहीं कर रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं कि 4 से 5 दिन में चैप्टर में कवर करने के लिए पूरे ट्राई करूंगा। अब मेरे पास ज़्यादा भी समय हो गया है, ठीक है, क्योंकि मेरी जहाँ पे अभी तक क्लासेस हो रही थी वहाँ पे थोड़ा सा भी मुझे ब्रेक मिला है ना। तो हम लोग अभी थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि बहुत जल्दी से सब कवर हो जाए। चलो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।